हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 1857 का विद्रोह। ये 1857 का जो विद्रोह है ये हमारे ऐतिहासिक कड़ी में, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। यहाँ से पूरे भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ था और इसके जगह पे ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया था। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लगातार पिछले कई वीडियो से हम लोग विभिन्न युद्धों के बारे में जाना है और अंततः ये हम लोग आज आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण और अंतिम युद्ध के बारे में हम लोग और विद्रोह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1857 का विद्रोह है। इस विद्रोह का बहुत से महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट्स हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग डिस्कशंस में देखते हैं इनके बीच क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले इस विद्रोह को शुरू करने से पहले हमें इस बात को जानना होगा कि जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय की स्थिति क्या थी और उसके परिणाम लास्ट में क्या हुए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, उस 1857 के विद्रोह के कारण और प्रमुख असफलता के कारण और परिणाम को जो देखेंगे उससे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कड़ी में कौन कौन व्यक्ति अंग्रेज की तरफ से जुड़ते हैं, मुख्य व्यक्ति। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डलहौजी है। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर के 21 मार्च 1856 तक का। यह कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण ये 1857 की कड़ी में जुड़ता है, क्योंकि 1857 की कड़ी में डलहौजी का महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन्हीं के व्यपगत सिद्धांत जो थे, जो कि चूक का सिद्धांत कहा जाता है, वो यहाँ पे शुरू किया गया था और इन्हीं के व्यपगत सिद्धांत के कारण पूरा भारत जो है त्रस्त हो गया था और विभिन्न राजाओं और विभिन्न जमींदारों और भी कई महत्वपूर्ण लोग इनसे त्रस्त हुए थे, प्रभावित हुए थे, जिसके कारण 1857 में डलहौजी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है व्यपगत के सिद्धांत को लेकर के, जो कि महत्वपूर्ण एक कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह का। यहाँ पे वहीं दूसरी तरफ यदि देखें तो दूसरा व्यक्ति जो 1857 के समय में यहाँ पे वायसराय बनकर स्थापित थे, सबसे पहले तो ये भारत का गवर्नर जनरल बने थे। लास्ट भारत का गवर्नर जनरल बने थे, जो कि 1856 से लेकर 1858 तक रहे थे। फिर 1858 से लेकर 63 तक ये वायसराय रहे और भारत के प्रथम वायसराय रहे थे कैनिंग। इन्हीं दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण रोल 1857 की विद्रोह से जुड़ता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। यहाँ कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस के 1857 के विद्रोह के समय कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1858 से लेकर के 1863 तक 62 तक चला था, नॉट 63, 62 तक चला था। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उस समय स्थिति भारत की क्या थी और क्या क्या कारण थे। एक चीज़ यहाँ पे आप जान लीजिए, जिस चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जब तब जा कर के आपके टॉपिक से इंटरेस्ट जुड़ेंगे। सबसे बात तो यहाँ पे क्वेश्चन किस किस जगह से बनता है, तो इसको जान लीजिए। सबसे पहले कारण किस कि ये 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इस कारण से क्वेश्चंस बनते हैं। किस क्षेत्र में हुए और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और वहाँ पे अधिकारी ब्रिटिश के तरफ से कौन थे जो दमन किए थे, उन जितने भी विद्रोह हुए थे उनका दमन करने वाले अधिकारी का नाम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रारंभ जो कहाँ कहाँ से हुए थे और मुख्य तिथियाँ इससे जो है यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मत और विचार और व्यक्ति, जो 1857 के बारे में किसने क्या कहा और कौन व्यक्ति थे, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही रहता है। और पुस्तक एवं लेखक, 1857 के रिगार्डिंग बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक के नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से भी हम लोग जान लेंगे। और मुख्य सहयोगी जो थे भारतीय मुख्य सहयोगी कौन कौन थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर असफलता एवं परिणाम के कारण, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम लोग देखेंगे, जो आपके परीक्षा उपयोगी बहुत सारे तथ्य यहाँ पे अभी मिलने वाले हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, जिसको हम लोग समझेंगे और सारे तथ्य इससे क्लियर होने वाले हैं। कोई भी टॉपिक इसमें आपके नहीं छूटेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं उसमें भारत की स्थिति क्या थी। यहाँ पे देखिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, इस मैप में देखिए जो शेडेड रीजन है बड़ा सा,
ये वाला जो जितना भी शेडेड रीजन है, ये ब्लैक वाला, ये सब उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश का अधिकार हो चुका था। कैसे हो चुका था? 1856 की स्थिति की बात कर रहे हैं। 1856 के समय क्या हुआ था? सबसे पहले लगातार हम लोग जो युद्ध पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले इन्होंने बंगाल का विजय किया था। प्लासी के युद्ध से और बक्सर के युद्ध से यहाँ पे बंगाल का विजय कर लिया था 1764 तक में। तो ये बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो बंगाल के बाद विजय जो इन्होंने किया था, इसमें किया था मैसूर का विजय, जो कि 1799 तक में मैसूर का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र जो है, ये सब अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तीसरी कड़ी में तो मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध के तहत 1818 तक में ये मराठा का पूरा बड़ा सा क्षेत्र जो था ये अंग्रेजों के अधीन आ चुका था और ये पूरा भारत लगभग अंग्रेजों के कब्जे में हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे यदि देखें तो सिंध का भी विजय किया गया था, जो कि एलन के द्वारा सिंध का विजय, ये जो है सिंध का विजय 1843 में कर लिया गया था और अंततः 1849 में ये पंजाब का विजय हो चुका था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने पंजाब पे अपना अधिकार कर लिया था 1849 में। तो इस स्थिति को देखें तो यहाँ पे जो शुरू किया गया बंगाल से लेकर के मैसूर, मैसूर से फिर मराठा, मराठा से सिंध और सिंध से लेकर अंततः पंजाब तक का विजय अंग्रेजों ने 1849 तक में कर लिया था। उसके अलावा बीच में कई और यहाँ पे महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है जो कि 1856 तक का है, जिसमें कि 1848 के बाद जो यहाँ पे डलहौजी आते हैं तो डलहौजी ने क्या किया, बहुत सारे राजा जो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे उनको क्या किया कि व्यपगत के सिद्धांत से अपने अधीन उन क्षेत्रों को भी कर लिया। अब ये व्यपगत का सिद्धांत क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी होगा 1857 को समझने से पहले। कि व्यपगत के सिद्धांत से डलहौजी ने लगभग 8 जो राजाओं का क्षेत्र था, स्वतंत्र राजाओं का क्षेत्र था, उसको अपने कब्जे में कर लिया। वो उस डलहौजी ने क्या किया था व्यपगत के सिद्धांत में, उन्होंने कहा था कि जो भी जितने भी राजा हैं और उनके संतान यदि नहीं हैं तो वो अपने उस क्षेत्र का उत्तराधिकार किसी को घोषित नहीं कर सकते। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति कोई राजा किसी व्यक्ति को या किसी पुत्र को गोद लिया है जो निसंतान है और गोद लिया हुआ है, वैसे भी व्यक्ति अपने उत्तराधिकार वहाँ पे घोषित नहीं कर सकते अपने क्षेत्र के लिए। तो इन कई कारणों से और लास्ट में अवध को प्रशासनिक कारण से कि आपके यहाँ प्रशासन सही से नहीं चल रहा है, उस और प्रशासनिक असफलता के कारण से भी अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण यहाँ पे जो राजाओं का क्षेत्र था उसको हम लोगों को समझना है कि किसको व्यपगत के सिद्धांत से यहाँ पे अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैप में कि जैसे कि यहाँ पे ये कुछ बड़े बड़े क्षेत्र हैं जो रेड कलर से हैं ये वाले, और ये क्षेत्र मुख्य रूप से उस समय स्वतंत्र हुआ करते थे, मुख्य रूप से स्वतंत्र हुआ करते थे, जो ब्रिटिश के अधीन नहीं थे लेकिन ब्रिटिश के संरक्षण में कहीं ना कहीं थे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है हैदराबाद का क्षेत्र, ये वाला हैदराबाद का क्षेत्र है जो कि उस समय स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। और उसके बाद यहाँ पे और देखें हैदराबाद के अलावा यहाँ पे देखिए ये अवध का क्षेत्र है जो कि उसमें अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था, जो बड़ा क्षेत्र है। ये मुगल बीच में यहाँ पे दिल्ली के आसपास में सिमट चुका था, बहुत छोटा सा क्षेत्र था मुगल का। लास्ट में इधर राजपूतों का कुछ क्षेत्र था जो राजस्थान के तरफ था। ऐसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो कि स्वतंत्र थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो जहाँ पे छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्र में वहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यपगत के सिद्धांत से उनको अपने अधीन कर लिया। ऐसे महत्वपूर्ण कुल 8 क्षेत्र थे जिसको कि हम लोगों को समझना है। यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम लोग इसमें चलते हैं। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, 8 महत्वपूर्ण क्षेत्र को हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, 8 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों को समझना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं 8, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खास करके यहाँ पे देखिए कि जो भी हैं उसमें खास करके सबसे पहले जो है सतारा का क्षेत्र है। जो सतारा का क्षेत्र था उसे अपने व्यपगत के सिद्धांत से
डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया था। वहाँ के उस समय के अंतिम राजा थे अप्पा साहब। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जिनके नाम नहीं है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनते। सतारा का क्षेत्र था 1848 में, इसे अब हड़प लिया था व्यक्तिगत के सिद्धांत से। अप्पा साहब वहाँ पर अंतिम राजा थे। वहीं जैतपुर जो कि मध्य प्रदेश में क्षेत्र है और संभलपुर जो उड़ीसा के क्षेत्र में है, तो वो 1849 में इसे व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर इसे हड़प लिया गया था डलहौजी की तरफ से। और इसे फिर 1850 में बघात को भी अपने अधीन कर लिया था डलहौजी ने। और इसके बाद उदयपुर को 1852 में, जो राजस्थान का क्षेत्र है, और बघात जो है ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। 1852 में उदयपुर को, फिर झांसी को अपने अधीन कर लिया गया था, यूपी का क्षेत्र झांसी, जो कि 1853 में यहाँ पे अंतिम राजा हुआ करते थे गंगाधर राव, उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने ही यहाँ पे बगावत किया था। फिर नागपुर के क्षेत्र को, नागपुर का क्षेत्र जो है 1854 में, वहाँ पे रघुजी थर्ड थे राजा, अंतिम राजा, और नागपुर के क्षेत्र को भी व्यक्तिगत सिद्धांत से हड़प लिया था। फिर करौली का 8वां क्षेत्र है जो राजस्थान में है, इसे भी 1855 में अपने अधीन व्यक्तिगत सिद्धांत से कर लिया था। उसके बाद अंततः प्रशासनिक आधार पर कि आपके यहाँ प्रशासन सही से नहीं चल रहा, प्रशासन की विफलता के आधार पर 13 फरवरी 1856 को अवध को अपने अधीन कर लिया था डलहौजी ने। और उस समय अवध के अंतिम राजा थे, शासक थे वाजिद अली शाह, और ये वाजिद अली शाह को वहाँ से पदमुक्त कर दिया था। आउटरम टेलर के द्वारा ये अभियान चलाया गया था, आउटरम टेलर के द्वारा। फिर यहाँ पे बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अपने विद्रोह को आगे बढ़ाया था। तो आगे यहाँ पे अन्य चीज़ों को यदि मैप में हम देखना चाहें तो उसे समझ लीजिए। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो जिनको व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर हड़प लिया था डलहौजी ने, तो मैप के आधार पर सबसे पहले सतारा का क्षेत्र देख लीजिए। ये है सतारा का क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, यहाँ पे सतारा है। उसके बाद सतारा के बाद यहाँ पे जैतपुर जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, तो जैतपुर यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र जो है ये आपके मध्य प्रदेश में जैतपुर का क्षेत्र है। ये जैतपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये जैतपुर। और उसी के साथ संभलपुर जो है उड़ीसा का क्षेत्र है, इन्हें 1849 में हड़प लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बघात का क्षेत्र, जो बघात का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बघात का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है, इसे हड़प लिया गया था। बघात के बाद उदयपुर की बात करें तो उदयपुर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उदयपुर जो है राजस्थान के क्षेत्र में है। ये उदयपुर का क्षेत्र भी राजस्थान के क्षेत्र में है, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत से यहाँ पे हड़प लिया। ये क्षेत्र आपका उदयपुर के बाद यदि देखें झांसी जो कि यूपी का क्षेत्र है, तो झांसी को भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं इसमें मैप में दिखाया हुआ है, उसको आप एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो 8 क्षेत्र थे जिन्हें व्यक्तिगत सिद्धांत से हड़प लिया था, उसमें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिन्हें हड़प लिया गया था। और उस समय के जो महत्वपूर्ण राजा थे, सतारा के अप्पा साहब, और जैतपुर के खेत सिंह, संभलपुर के नारायण सिंह, और उसके बाद झांसी के गंगाधर राव, और उसके बाद नागपुर के रघुजी तृतीय, और अवध के महत्वपूर्ण वाजिद अली शाह आउटरम टेलर के द्वारा इसे पदमुक्त किया गया था। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिसको कि हमें समझना जरूरी था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, यहाँ पे कि ऐसा हुआ तो इसके कारण जो स्थिति क्या बनी। स्थिति ये बनी जो व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत जो इसे हड़प लिया गया, तमाम राजाओं के क्षेत्र को जो हड़प लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया, उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी बहुत सारे कर्मचारी जो राजाओं का अधीन थे, व्यक्ति थे या मजदूर थे, वे सब बेरोजगार हो गए। और उसके कारण क्या हुआ, सभी को अपनी स्थिति को समझना मुश्किल हो गया कि अब वो क्या करें और क्या ना करें। तो इसके साथ आम जनता में भी एक रोष उत्पन्न हुआ, वहीं राजाओं में रोष उत्पन्न तो होता ही रहा। उसके बाद यहाँ पे एक उस समय की जो प्रशासनिक स्थिति थी ब्रिटिश की, उस समय की स्थिति को यदि हम थोड़ा सा समझें तो प्रशासनिक स्थिति में क्या हुआ था कि उस समय बंगाल, मद्रास और बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। ये 3 प्रेसिडेंसी में एक्चुअली अलग अलग सेनाधिकारी हुआ करते थे और अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे सिपाही भर्ती में रहते थे। जैसे बंगाल के क्षेत्र की बात करें तो बंगाल के क्षेत्र में अवध
और मुख्य रूप से गंगा के मैदानी भाग से जो गुर्जर लोग थे वही सिपाही में यहाँ पे भर्ती हुआ करते थे। और ये लोग चूँकि एक क्षेत्र से आते थे इसलिए इनका विचार मिलता था, एक मत हो जाते थे, किसी भी मुद्दे पे ये लोग एक मत हो जाते थे। तो जो ये व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर विभिन्न किसानों को और विभिन्न जो राजाओं को अपने अधीन कर लिया था अंग्रेज़ों ने, उसके कारण ये सभी सिपाही भी कहीं ना कहीं नाखुश थे। और ये सभी सिपाही किसान परिवार से आते थे, इसलिए 1857 के विद्रोह में इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है, मुख्य रूप से बंगाल के सिपाहियों की। क्योंकि ये बंगाल के सिपाही जो भी थे एक ही क्षेत्र से आते थे, इसलिए इसमें एक मत होता था, विचार इनका मिलता जुलता था, जिसके कारण ये विद्रोह के लिए एकत्रित हो जाते थे, संगठित हो जाते थे। वहीं मद्रास और बम्बई की बात करें तो इन क्षेत्रों में जो सिपाही भर्ती होती थी वो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे आते थे और इसके विचार एक नहीं मिल पाते थे हमेशा, और ये संगठित नहीं हो पाते थे। तो ये बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थिति थी, जिसके कारण यहाँ पे यदि सही से समझा जाए तो बंगाल के ही सिपाही क्यों विद्रोह में भाग लिए, क्योंकि वे एक क्षेत्र से आते थे और उनका मत मिलता था और संगठन बनाने में आसानी हो जाती थी। जो कि अवध और गंगा के मैदानी भाग से जो गुर्जर लोग होते थे वही इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में रहते थे सिपाही के रूप में। इस स्थिति के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके बाद इसके मुख्य कारण और परिणाम पे जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ तथ्य हैं जिसको समझना आसानी से ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे डलहौजी जो है 1848 से 56 तक था और ये लगभग 8 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। जो कि व्यक्तिगत का सिद्धांत हम लोग जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि व्यक्तिगत का सिद्धांत ये था कि जिनके पास जिन राजाओं का अपना संतान नहीं है और जिन राजाओं ने अपने संतान के जगह पर किसी को गोद लेकर के उत्तराधिकार घोषित किया है वैसे क्षेत्रों को अमान्य किया जाता है और उसे ब्रिटिश के अधीन किया जाता है। यह है व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसी को चूक का सिद्धांत कहते हैं और ये व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है 1848 में शुरू किया गया था डलहौजी के द्वारा। और 1848 के बाद इस व्यक्तिगत के सिद्धांत के बारे में किसने क्या कहा उसको भी एक बार देख लें, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके ना छूटे। जैसे इसको संज्ञा दी गई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस इसे संज्ञा दी थी एक ब्रिटिश अधिकारी ने, और कैनिन जो है इसे समाप्त किया था 1858 में। संज्ञा दी थी जिसकी लाठी उसकी भैंस एक अंग्रेज अधिकारी, और इसे समाप्त किया गया था कैनिंग के द्वारा 1858 में। उसके अलावा जो व्यक्तिगत सिद्धांत के अलावा जो वो 8 क्षेत्र राजाओं के क्षेत्र थे जिन्हें अपने अधीन कर लिया गया था, उसके अलावा भी यहाँ पे स्थिति बनी थी जिनमें कुछ क्षेत्र थे जिसको कि प्रताड़ित किया गया था। जैसे 1856 में मुगल की बात करें तो बहादुर शाह जफर को यह कह दिया गया था, सम्राट की उपाधि इसकी छीन ली गई थी, छीनने की कोशिश की गई थी कैनिन के द्वारा, जो कि असफल रहे थे। लेकिन इसके पहले ही 1853 में कर्नाटक के नवाब जो थे उसे पेंशन देना बंद कर दिया गया था। और 1855 में तंजौर में जो राजा थे उनकी उपाधि छीन ली गई थी। फिर 1853 में नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया गया था और 1853 में हैदराबाद से बरार का क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन कर लिया गया था। इसके अलावा 1849 में ही मुगल के बारे में डलहौजी ने कह दिया था कि इसे लाल किला छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तमाम व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो राजाओं का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया और उनकी प्रजा और उनके अधिकारी जो बेरोजगार हो गए। उसके अलावा ये जो कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में जिनकी पेंशन बंद कर दी गई, जिनका कि उपाधि छीन लिया गया, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो सब मिल करके ब्रिटिश की नीतियों के प्रति एक रोष उत्पन्न कर दिया जनता में, और यही अंततः जा करके सिपाही विद्रोह या 1857 के विद्रोह का रूप लेता है। इसमें उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यदि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे थे। यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उसमें विस्कॉन्ट पाल्मस्टन।
तो ये विस्कॉन्ट पाम्स्टन जो थे उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे किसके, 1857 विद्रोह के। वहीं मिर्ज़ा गालिब की बात करें, जो मिर्ज़ा गालिब 61 वर्ष के उस समय थे, उन्होंने इस विद्रोह को देखा था और यह इनका जन्म जो हुआ था आगरा में और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कार्ल मार्क्स जो थे ये भी प्रत्यक्षदर्शी थे 1857 के विद्रोह के। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो विस्कॉन्ट पाम्स्टन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, मिर्ज़ा गालिब जिनका जन्म आगरा में और मृत्यु दिल्ली में हुआ, और कार्ल मार्क्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं इसके मुख्य तथ्य में कि अब इसके कारण को देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले कारण क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे, ये इन शॉर्ट इसको देख लें। तो महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो सबसे पहले यदि राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो ब्रिटिश की विस्तारवादी जो नीति थी उसके कारण यह विद्रोह की स्थिति बनी थी और यह विद्रोह अंततः हुआ था। व्यक्तिगत सिद्धांत जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था उसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। सतारा को 1848 में, जैतपुर संभल को 1849 में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854, करौली को 1855 में इसे अपने अधीन कर लिया गया था व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। उसके अलावा 1856 में 13 फरवरी 1856 में अवध को यहाँ पे वाजिद अली शाह के समय ये अपने अधीन कर लिया गया था कैनिन के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, जो कि प्रशासनिक आधार पे इसे बताया गया था कि आपकी प्रशासनिक चूक है इसलिए आप यहाँ पे अपने क्षेत्र को ब्रिटिश के अधीन कर दें। उसके अलावा यहाँ पे तत्कालीन कारण की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तत्कालिक कारण में क्या था कि उस समय एक ब्राउसमैन राइफल हुआ करती थी जो दिसंबर 1856 में ये वहाँ पे था। ब्राउसमैन राइफल इसको बंद कर दिया गया था। ब्राउसमैन राइफल के जगह पे क्या लाया गया था, दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था नया राइफल। और ये इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगती थी उस कारतूस के बारे में अफवाह फैली कि जो इसमें कारतूस है उसको बंदूक इस राइफल में भरने से पहले एक उस कारतूस को ढका हुआ रहता था एक छोटे से बैग से। उस बैग को जो चमड़ा का बना होता था उसे काटना पड़ता था, उसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, उसके बाद इस कारतूस को निकाल करके हम लोग इसमें इनफील्ड राइफल में उस समय डालते थे। तो उसमें ये अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस के ऊपर जो लेप चढ़ा हुआ है, जो कवर है चमड़े का, वह चमड़ा जो है मुख्य रूप से गाय और सूअर की चर्बी का है। तो गाय की चर्बी से तो जितने भी हिंदू सिपाही थे वो भड़क गए, और सूअर की चर्बी का जिक्र हुआ तो उसमें जितने भी मुस्लिम सिपाही थे ये दोनों भड़क गए। ऐसा अफवाह फैला जिसके कारण ये जो 1857 का विद्रोह है यहीं से फूट पड़ा था और ये एक विस्तारवादी रूप ले लिया था। जिसमें कि एक अन्य महत्वपूर्ण अफवाह थी आटा में हड्डी का चूर्ण। ये दोनों महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण थे जो एनफील्ड राइफल का कारतूस जो गाय और सूअर की चर्बी की जिक्र करती थी, और वहीं पे यहाँ पे जो है आटा में हड्डी का चूर्ण जिसे अफवाह के रूप में जाना जाता है। ये दोनों मुख्य रूप से तत्कालिक कारण हुआ करते थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह वहाँ पे मुख्य रूप से आगे बढ़ा था। इसके अलावा अन्य कारण की बात कर लें तो जैसे सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करते हैं हम लोग, तो सामाजिक कारण में क्या हुआ था, सामाजिक धार्मिक कारण में क्या हुआ था कि जो पश्चिमी सभ्यता थी उसका लगातार यहाँ पे विस्तार किया जा रहा था जो कि भारतीयों को पसंद नहीं था। ईसाई धर्म को यहाँ पे अपनाने के लिए बहुत ही प्रेशर डाला जाता था और इसमें एक लोभ दिया जाता था, जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएंगे उसको पदोन्नति दी जाएगी अपने पद में और उसको प्रमोशन दिया जाएगा जो भी सिपाही में भर्ती है। तो धर्म परिवर्तन और पश्चिमी सभ्यता का विस्तार यहाँ पे किया करते थे ब्रिटिश, जिसके कारण यहाँ पे भारतीय खुश नहीं थे। उसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा और बाल विवाह पे रोक लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जो कि भारतीयों को उस समय नागुजार गुजरा था। और विधवा पुनर्विवाह को यहाँ पे मान्यता दे दी गई थी जो कि भारतीयों के रीति रिवाज में उस समय सही नहीं माने जाते थे। ऐसे कुछ सामाजिक धार्मिक कारण थे जिसके कारण यहाँ पे 1857 की क्रांति में ये एक कड़ी में रोष में जुड़ जाता है, रोज़ की कड़ी में ये जुड़ता है। और ये 1757 से लेकर के 1857 तक का जो 100 साल का वर्ष है, तो ये अफवाह फैली थी कि 100 साल में ब्रिटिश का राज खत्म होगा। इसके कारण भी यहाँ पे जो भी भारतीय जनता थे उसमें एक अलग सा उत्साह था जो कि ब्रिटिश क्षेत्र को ख़त्म करना चाहते थे। ब्रिटिश के जितने भी यहाँ पे
अधिकार थे, गुलामी से ये लोग भारतीय बचना चाहते थे। इसके लिए यहाँ पे भारतीयों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। उसके अलावा अन्य कारण की बात कर लें तो आर्थिक कारण में देख लें। आर्थिक कारण में क्या था, भूमि का जो कर था वो काफ़ी बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण किसान काफ़ी कर्जदार हो गए थे और इनकी ज़मीन लगातार घटती जा रही थी। सिपाही किसान परिवार से आते थे, जिसके कारण इसमें आपस में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था, क्योंकि इनके जो भी परिवार थे किसान परिवार थे और वो कर्ज के तले दबे हुए थे, जिसको कि साहूकारों ने, जमींदारों ने काफ़ी प्रताड़ित किया था। उसके कारण ये सिपाही गुस्से में थे। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का जो प्रवेश यहाँ पे कर दिया गया था कि ब्रिटेन से निर्मित वस्तु यहाँ पे लाए जाते थे, उसके कारण जो भारतीय जो उद्योग थे, व्यापारी थे, उनका धंधा चौपट हो गया। मुख्य रूप से हस्तशिल्प का उद्योग या अन्य पारंपरिक जो कुछ उद्योग थे वो सारे समाप्त हो गए, क्योंकि ब्रिटिश की निर्मित वस्तुओं के सामने भारतीय वस्तु टिक नहीं पाते थे। चाहे वो परफॉर्मेंस की बात करें या क्वालिटी की बात करें, दोनों कंडीशन में ये भारतीय वस्तु ब्रिटिश वस्तु के सामने टिक नहीं पाते थे और ब्रिटिश वस्तु जो है बहुत सस्ता हुआ करती थी, भारतीय वस्तु महंगा हुआ करती थी। इस कारण ये सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए और ये यहाँ पे जितने भी किसान परिवार थे सभी बेरोजगार हो गए, जिसके कारण यह सारा रोष उत्पन्न हुआ सभी तरह से। और एक सैन्य कारण की बात करें तो सैन्य कारण में यहाँ पे देख लें कि सैनिक वहाँ पे जो थे, अनुपात क्या होता था कि मुख्य रूप से 85% भारतीय होते थे और 15% यूरोपीय होते थे। संख्या अनुपात में भारतीयों की ज़्यादा थी और ये इन सब कारण से, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारण से ये सारे संगठित हो गए। उसके बाद ये विद्रोह में भाग लिए थे और सैनिक द्वारा एक नियम निकाला गया था उस समय कि सैनिक जो भी भर्ती होंगे उस समय, तो कुछ समय के लिए समुद्र पार इन्हें जाना होगा, कुछ समय के लिए समुद्र पार सेवा देना होगा। और उस समय भारतीयों के लिए समुद्र पार जाना वो उनके लिए अपमान होता था, मतलब धर्म का नष्ट होता था। तो ये कुछ सैनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, तात्कालिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह आगे बढ़ा और फूट पड़ा। अब चलते हैं अन्य तथ्य की तरफ, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे समझना जरूरी है। और चूँकि इसे नहीं समझेंगे तो इससे क्वेश्चन छूट सकते हैं, इसलिए इसे लेंदी ये वीडियो बनने वाला है, इसको देखते रहें, क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए कि ये प्रारंभ कहाँ से हुआ। सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि प्रारंभ कहाँ से हुआ। एक्चुअली 26 फरवरी 1857 में 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो रेजिमेंट होती थी, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सबसे पहले इन्होंने ही कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया था। 26 फरवरी 1857 को 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया था, लेकिन कुछ बातों के बाद, कुछ समझौते के बाद ये फिर मान लिए थे। लेकिन अंततः 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि 34वीं रेजिमेंट से थे, बैरकपुर में, बंगाल का क्षेत्र ये बैरकपुर है, उसमें 34वीं रेजिमेंट से थे ये मंगल पांडे, जो उन्होंने कारतूस के प्रयोग से मना किया और बगावत कर दिया। और बगावत के क्रम में वहाँ पे अधिकारी बग और ह्यूसन, इन दोनों की इन्होंने हत्या कर दी। जब इन्होंने हत्या कर दी तो इससे क्या किया, मंगल पांडे को धार्मिक पागलपन का उपाधि दिया था हेयरसे ने। ये हेयरसे उस समय बंगाल के कमांडर थे। हेयरसे बंगाल के कमांडर थे, जिन्होंने कहा ये धार्मिक पागलपन है मंगल पांडे के अंदर, जो उन्होंने हत्या कर दी। और हत्या के बाद जो है इसे ईश्वरी प्रसाद के द्वारा, जो जमींदार थे उसमें ईश्वरी प्रसाद, उसे गिरफ्तारी का आदेश दिया कि आप मंगल पांडे को गिरफ्तार करें, लेकिन इन्होंने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। फिर अंततः 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल कर दिया गया मंगल पांडे को, और बग और ह्यूसन की हत्या के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और इस फांसी के बाद यह विद्रोह जो है, या काफ़ी सिपाहियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के द्वारा ये यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया। मेरठ छावनी 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया 10 मई 1857 को। और ये 10 मई 1857 के बाद 11 मई 1857 को लाल किला के पास दिल्ली पहुँच गए। लाल किला जो बहादुर शाह जफर वहाँ पे मुगल
यहाँ पे अधिकारी थे, मुगल बादशाह थे। इनके नेतृत्व को पाने के लिए ये मेरठ से सारे सिपाही 11 मई को दिल्ली पहुँच गए लाल किला में, और वहाँ पे बहादुर शाह जफर ने इनके बातों को स्वीकारा और इसके नेतृत्व को स्वीकारा, और बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे दिल्ली में। और यह जो मेरठ में 1857 में जो विद्रोह हुआ, उसमें जो मुख्य इसमें नेतृत्व करता थे वहाँ पे उस समय हुआ करते थे कोतवाल धन सिंह गुर्जर। कोतवाल धन सिंह गुर्जर मेरठ में छावनी में जो है विद्रोह का शुरुआत किया था, और काफ़ी सिपाहियों को जेल से छुड़ा करके लेकर के वहाँ पे पैदल मार्च करते हुए दिल्ली तक पहुँचे थे, जहाँ पे बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व स्वीकार किए थे। उसके अलावा स्पेशल यदि हम लोग यहाँ पे बिहार की बात कर लें तो बिहार के क्षेत्र में कैसे कैसे ये महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा था। तो सबसे पहले 12 जून 1857, जितने भी महत्वपूर्ण डेट हैं वही यहाँ पे लाए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसे ध्यान से याद रखेंगे, देखेंगे। 12 जून 1857 ये रोहिणी का क्षेत्र है जो कि देवघर में पड़ता है अभी वर्तमान झारखंड में। वहाँ पे 32वीं रेजिमेंट का जो सिपाही था उन्होंने पहली बार बिहार में इस विद्रोह का बिगुल फूंका था, जिसके कारण बिहार में विद्रोह आगे धीरे धीरे बढ़ा था। फिर 3 जुलाई 1857 की बात है, पटना में पीर अली नामक एक व्यक्ति जो पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने यहाँ पे विद्रोह को आगे बढ़ाया था और एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसके कारण 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद फिर ये फांसी के बाद 25 जुलाई 1857 में ये फांसी दी गई, तो विद्रोह हो गए। वहाँ पे दानापुर छावनी के सिपाहियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये लोग दानापुर छावनी के सिपाही विद्रोह कर दिए 25 जुलाई 1857 को। उसमें 7वीं, 8वीं और 40वीं ये 3 रेजिमेंट के सिपाही दानापुर छावनी में विद्रोह कर दिया था, और ये आरा चले गए थे कुंवर सिंह का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए। जैसे मेरठ से दिल्ली के लाल किला गए बहादुर शाह जफर का नेतृत्व प्रदान किया और बहादुर शाह जफर का नेतृत्व स्वीकार किया था, उसी प्रकार दानापुर छावनी के सिपाही कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। उसके बाद 27 जुलाई 1857 को आरा पर आंशिक रूप से सिपाहियों ने कब्जा कर लिया था, और उसके बाद फिर अंततः 29 जुलाई को आरा पर पूर्णतः इन्होंने कब्जा किया था। किसके नेतृत्व में? वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद फिर जब आरा पे पूर्णतः कब्जा कर लिया तो ब्रिटिश ने यहाँ पे कड़ी शक्ति अपनाई, और शक्ति के बाद 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लगा दिया गया था पटना के क्षेत्र में, आरा के क्षेत्र में। यह पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ किन क्षेत्रों में लगा था? तो आरा के क्षेत्र में, पटना के क्षेत्र में, तिरहुत, पश्चिम चंपारण, सारण के इन तमाम क्षेत्रों में मुख्य रूप से लगाया गया था ये मार्शल लॉ बिहार के क्षेत्र में। इसके अलावा ये जो शुरुआत प्रारंभ हो गया कई जगहों से, उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि नेतृत्वकर्ता कौन कहाँ से थे और वहाँ पे किस अधिकारी ने उसका दमन किया था, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइए चलते हैं मुख्य नेतृत्वकर्ता के बारे में देख लेते हैं। एक नज़र फटाक से, ये फैक्ट है, इसको बार बार देखने से ही याद होगा, लेकिन एक बार समझ लें तो जिससे आपके यहाँ पे आइडिया बन जाएंगे। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था और इसके मुख्य सेना अधिकारी थे बख्त खां। दिल्ली में 11 मई 1857 को शुरुआत हुई थी और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। जो डेट लिखे हुए महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर और बख्त खां के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ, तो उसके दिल्ली में जो अधिकारी थे उस इस विद्रोह का दमन कर दिया। वे अधिकारी थे मुख्य रूप से निकोलसन, हडसन, बिलोवी, और दिल्ली पर पूर्णतः ये लोग मिलकर के कब्जा कर लिया 20 सितंबर 1857 को। निकोलसन, हडसन और बिलोवी दिल्ली में ये मुख्य अधिकारी थे विद्रोह का दमन करने वाले। वहीं लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल ने ये इसका नेतृत्व किया था और इसे अंततः अधिकारियों ने दबा दिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल और आउट्रम। हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल और आउट्रम ऐसे 4 व्यक्ति थे जो अधिकारी थे ब्रिटिश की तरफ से, जो लखनऊ में विद्रोह का दमन किया और अंततः बेगम हजरत महल जो वो नेपाल चली गई थी। वहीं कानपुर में यदि बात करें तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इनके मुख्य सेना अधिकारी। तो नाना साहेब के मुख्य सेना अधिकारी तात्या टोपे ने विद्रोह किया था कानपुर में, क्योंकि इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। तो इसके बाद यहाँ पे ह्यूज व्हीलर की हत्या कर दी थी नाना साहब ने, और तात्या टोपे ने ह्यूज व्हीलर की हत्या कर दी थी, जिसके कारण यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल ने
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कानपुर के विद्रोह को दमन किया था। और ये इसमें इस विद्रोह में मुख्य रूप से जो है सिपाहियों ने किसको यूज़ किया था, गोरखा रेजिमेंट को। लखनऊ में भी और कानपुर में भी गोरखा रेजिमेंट का प्रयोग किया था। उसके बाद झांसी, जो ग्वालियर का क्षेत्र है, झांसी और ग्वालियर, इन दोनों जगह पे रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और साथ में इनका सहयोगी था तात्या टोपे। ये तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी और ग्वालियर में नेतृत्व किया था। और इसमें दमन जो किया था अधिकारी जनरल ह्यूरोज। ये जनरल ह्यूरोज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने ही कहा था, जनरल ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उसमें जब इनकी मृत्यु हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई की, तो जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि इनने जितने भी यहाँ पे विद्रोही थे, जितने भी विद्रोही यहाँ पे हैं 1857 में, उसमें से इन तमाम विद्रोहियों में मात्र एक व्यक्ति है जो पुरुष है, वह भी महिला है। तमाम विद्रोहियों में एकमात्र व्यक्ति है जो पुरुष है, जो एक महिला यहाँ लेटी हुई है, मृत पड़ी हुई है। एक तमाम विद्रोहियों में से मात्र एक पुरुष यही है। इनको ऐसा संज्ञा इन्होंने दिया था हीरोज ने। उसके बाद फैज़ाबाद में यदि देखें तो फैज़ाबाद जो अवध का क्षेत्र है, फैज़ाबाद में मुख्य रूप से मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे नेतृत्व किया था विद्रोह का, और जिसका नाम अहमद शाह भी है। मौलवी अहमदुल्ला या अहमद शाह। यहाँ पे जनरल रेनॉल्ड ने इसको, जो है अंग्रेज अधिकारी जनरल रेनॉल्ड, इसने इसका दमन किया था। आगे चलते हैं अन्य तथ्य पे, जो कि और भी कुछ क्षेत्र से यहाँ पे विद्रोही थे और नेतृत्व करता थे, उसके बारे में देख लें। जगदीशपुर जो आरा का क्षेत्र है बिहार में, उसमें वीर कुंवर सिंह अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। 12 जून से बिहार में शुरुआत मानी जाती है रोहिणी से, 12 जून 1857 से, लेकिन अंत हुआ तब बिहार में दिसंबर 1858 में। और बिहार में जगदीशपुर में जो क्षेत्र था उसमें जो विद्रोह हुआ उसका जो दमन किया था विंसेंट आयर, मेजर विलियम्स और विलियम टेलर, विंसेंट आयर, विलियम टेलर, और यहाँ पे ये दो व्यक्ति थे विद्रोह का दमन करने वाले। वहीं ली ग्रांट जो है, ली ग्रांट ने वीर कुंवर सिंह को गोली मारी थी जब वो यूपी के क्षेत्र से वो यहाँ पुनः वापस गंगा नदी पार करते हुए बिहार आ रहे थे, जगदीशपुर आ रहे थे, तो ली ग्रांट ने वीर कुंवर सिंह को गोली मारी थी। वहीं इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के क्षेत्र में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील इसके दमनकर्ता थे, अधिकारी थे। पटना और गया के क्षेत्र में पीर अली, पटना में पीर अली, गया के क्षेत्र में हैदर अली खान और जियोधर सिंह। पटना में पीर अली और गया के क्षेत्र में जियोधर सिंह और हैदर अली खान गया में नेतृत्व करता थे, जो कि पटना में 3 जुलाई को शुरू हुआ था। और कमिश्नर टेलर ने पटना में इस विद्रोह को दमन किया था, कमिश्नर टेलर ने। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां, जिसका नाम सिकंदर बख्त खां भी है, ये बरेली के क्षेत्र में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। और बरेली में इसे दमन कर दिया गया था विंसेंट आयर और कैंपबेल के द्वारा। बनारस में मुख्य रूप से लियाकत अली खां थे, और जिनको जेम्स नील ने बनारस में लियाकत अली खां के विद्रोह का दमन कर दिया था। अब बागपत जो यूपी का क्षेत्र है उसमें शाह अमल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं शाह अमल, ये बड़ौत परगना के राजा थे, जिसने दिल्ली में राहत सामग्री भी उस समय शाह अमल ने, बागपत का शाह अमल जो है दिल्ली में राहत सामग्री भी भेजा था। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके नेतृत्व का दमन कौन किया था, डलनप द्वारा। डलनप एक अधिकारी थे, वो बागपत के विद्रोह को दमन किया था। और डलनप ने ये शाह अमल के सिर को काट करके लटका दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलनप के द्वारा किस व्यक्ति का सिर काट करके लटकाया गया था, तो शाह अमल, जो कि बागपत से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा छोटे से और 2-3 तथ्य हैं जो जहाँ से नेतृत्वकर्ता कुछ थे, उसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, मथुरा में देवी सिंह थे, मेरठ में कदम सिंह थे, राजस्थान में ठाकुर कौशल सिंह थे, महाराष्ट्र में रंगोजी बापू और असम में मनीराम दत्त। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि नेतृत्व करता थे विभिन्न क्षेत्रों से। इसे समझना बहुत ज़रूरी था, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देख लें, क्या ब्रिटिश के कोई सहयोगी थे उस समय भारतीयों की तरफ से, तो बिल्कुल बहुत सारे सहयोगी थे जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह पूरा सफल नहीं हो पाया था। तो कुछ सहयोगी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ सहयोगी देख लेते हैं जो 1857 के विद्रोह में भारतीयों ने सहयोग किया था ब्रिटिश को। जैसे कि उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग के लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। अवध के तालुकदार जो बड़े जमींदार थे इसमें भाग नहीं लिए थे। सूदखोर जो साहूकार थे वो भी इसमें भाग नहीं लिए थे। ब्रिटिश का ये सारे सहयोगी थे।
शिक्षित भारतीय जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय थे वो भी 1857 के विद्रोह में भारत की तरफ से भाग न लेकर के वो ब्रिटिश के पक्ष में थे। और बम्बई और मद्रास की जो सेनाएं थी वह भी इसमें मुख्य रूप से भाग नहीं ली थी। खास करके सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के सेना इसमें सिपाही इसमें भाग लिए थे। उसके अलावा राजे रजवाड़े की यदि बात करें तो ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, पटियाला का और नाव का और जिंद का सिख, मतलब सिंधिया, होलकर और सिख। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, पटियाला, नाव और जिंद में सिख। इसमें किसका सहयोगी था? ब्रिटिश का सहयोगी था। भोपाल और जोधपुर के नवाब भी जो हैं वो ब्रिटिश का सहयोगी था। और कश्मीर के महाराजा भी ये सारे ब्रिटिश के सहयोग करता थे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन भारत में जो भारत के व्यक्ति थे या भारत के राजा रजवाड़े थे वो 1857 में ब्रिटिश के सहयोगी नहीं थे। तो इसमें से कुछ दिया रहेगा जो कि सहयोगी रहेंगे, एक नहीं रहेगा जो सहयोगी नहीं थे। तो इसको ध्यान रखेंगे कौन सहयोगी थे ब्रिटिश के 1857 के विद्रोह में। आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इसे आप ध्यान से देखेंगे ताकि यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इस वीडियो में 1857 के विद्रोह से एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। आइए चलते हैं। जैसे इस 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ व्यक्तियों ने कुछ अपना अपना मत दिया था। जैसे कुछ व्यक्ति हैं वी.डी. सावरकर, इन्होंने क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 के विद्रोह को, जैसे कि स्वधर्म और स्वराज हेतु ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? वी.डी. सावरकर ने। उसके अलावा फिर आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? इन्होंने कहा न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि ऐसे स्वतंत्रता संग्राम पहले भी हो चुके थे। इनके मत थे कि 1857 से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे। तो आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? भारतीय जनता का संगठित संग्राम है ये। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। L.R. रीज ने क्या कहा? ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध है। उसके बाद रामविलास शर्मा ने क्या कहा था? जन क्रांति। तो ये जो भी जितने भी तथ्य ये एक बार में याद नहीं होते, इसे बार बार देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अन्य कुछ जो व्यक्ति जो विदेशी थे जो कुछ अपना वक्तव्य दिए थे 1857 के बारे में, जैसे कि लॉरेंस एंड सीले ने दिया था पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा था। लॉरेंस एंड सीले ने 1857 को क्या कहा था? पूर्णतः सैनिक विद्रोह। डिज़रायली जो ब्रिटिश के पीएम थे उस समय, उसने क्या कहा? सचेत संयोग से उपजा हुआ राष्ट्रीय विद्रोह। क्या कहा था? सचेत संयोग से उपजा हुआ राष्ट्रीय विद्रोह है। आउट्रम और टेलर ने क्या कहा था? आउट्रम और टेलर ने कहा हिंदू मुसलमान का ईसाई के विरुद्ध षड्यंत्र। क्या कहा था? ईसाई के विरुद्ध षड्यंत्र कहा था। आउट्रम और टेलर ने हिंदू मुसलमान का संगठित ईसाई के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स क्या कहा? सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। हवर्ड रसेल ने क्या कहा? धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी थी हवर्ड रसेल ने 1857 के विद्रोह को। टैम्सन और गैरेट ने सीमित किसान युद्ध कहा था। टैम्सन और गैरेट ने सीमित किसान युद्ध कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में। ये महत्वपूर्ण कुछ स्टेटमेंट थे जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं लगातार। और इनके लिए 1857 के लिए कुछ पुस्तक लिखी गई थी, महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे वी.डी. सावरकर ने लिखा था इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वी.डी. सावरकर इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी या द रिविलियन ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटिनी या द रिविलियन ऑफ 1857। एस.एन. सेन महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, उस समय के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 नामक पुस्तक लिखा था इन्होंने। इकबाल हुसैन ने क्या लिखा? इकबाल हुसैन ने लिखा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिवेल ऑफ 1857। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिवेल ऑफ 1857 ऐसे पुस्तक इन्होंने। इसके अलावा एक पुस्तक और है क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा
जो इन्होंने 1857 के बारे में लिखा था, ग्रेट म्यूटिनी। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण इसके असफलता के कारण और परिणाम। असफलता का कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का असफलता का कारण था कि ये सीमित प्रभाव था, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में ये फैले नहीं थे, जिसमें कि ब्रिटिश के बहुत सारे सहयोगी राजा, रजवाड़ा और जमींदार थे, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र में एक साथ नहीं फैला, जिसके कारण ये प्रभावहीन रहा, उतना प्रभाव नहीं स्थापित कर पाया पूरे ब्रिटिश के क्षेत्र पर। उसके इसमें मुख्य रूप से नेतृत्व का अभाव था। एक प्रभावी नेतृत्व कोई व्यक्ति नहीं कर रहे थे, सब अलग अलग अपने अपने स्वार्थ के लिए इसमें युद्ध कर रहे थे। एक व्यक्ति कोई ऐसा नहीं था जो पूरे एक साथ इस विद्रोह का नेतृत्व करे, सब मिल करके एक साथ इसे नहीं चलाया था। इसमें तिथि की भी कुछ कन्फ्यूजन थी, जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा। और सीमित हथियार, मुख्य रूप से इसमें सीमित संसाधन थे, जो ब्रिटिश के पास काफ़ी ज़्यादा हथियार और संसाधन थे, और विद्रोहियों के पास जो यहाँ पे सीमित साधन और संसाधन और सीमित हथियार थे, जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा। विभिन्न वर्गों की भागीदारी नहीं थी, जैसा कि हमने देखा। और प्रशासनिक परिवर्तन, ये तो आ जाएंगे इसमें परिणाम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण जो है इसे असफल माना गया, जिसके कारण यह विद्रोह पूरा सफल नहीं हो पाया। और इसके परिणाम की तरफ यदि हम ध्यान दें तो 1857 का परिणाम क्या हुआ? परिणाम में ये हुआ कि धर्म की जो रीति रिवाज है, उस धर्म और रीति रिवाज का सम्मान किया गया। अंततः ब्रिटिश ने संघर्ष की नीति को छोड़ दिया जब यहाँ पे महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया था। तो इसमें धर्म और रीति रिवाज का सम्मान करना शुरू किया 1857 के बाद। कंपनी का जो है शासन वो ख़त्म करके, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उसके शासन को ख़त्म करके यहाँ पे ब्रिटिश ताज ने अपने अंदर में इस शासन को ले लिया और ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में प्रशासन को ले लिया, और भारत में अंततः ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे राज स्थापित हो गया। जिसमें महारानी विक्टोरिया, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे इस युद्ध के परिणाम का यह रिजल्ट है, जो कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। यह घोषणा पत्र मुख्य रूप से कहाँ किया गया था? इलाहाबाद दरबार में, जो कि 1 नवंबर 1858 को हुआ था इलाहाबाद दरबार में। और इस घोषणा पत्र को कौन सुनाया था? उस समय के वायसराय कैनिंग। और इसमें क्या कहा गया था? विजय और विलय की नीति को पूर्णतः त्याग दिया ब्रिटिश ने, कि अब युद्ध नहीं करेंगे, भारतीयों का सहयोग करते हुए उसका हम लोग सहयोग लेंगे। और देशी राजाओं को पुनः गोद लेने का अधिकार दे दिया गया, जितने भी राजाओं को व्यक्तिगत सिद्धांत से यहाँ पे हड़पा गया था। तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत की भी समाप्ति यहाँ पे महारानी विक्टोरिया के इलाहाबाद दरबार से घोषणा पत्र के माध्यम से होता है, जिस घोषणा पत्र को कैनिन ने यहाँ पे सुनाया था। ठीक है। उसके अलावा यहाँ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे भारत में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया, और सैन्य पुनर्गठन यहाँ पे किया गया था। मुख्य रूप से जो सैन्य शक्ति थी, जो सेना की जो संख्या थी, उसमें जो है इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। जैसे कि बहुत सारे सेना तो बंगाल प्रेसिडेंसी में भारतीय हुआ करते थे और मुख्य रूप से एक ही जगह से थे। तो पूर्व में क्या था? 6 और 1 का अनुपात था, मतलब 6 भारतीय पे 1 ब्रिटिश था, 1 यूरोपीय था। और युद्ध के बाद क्या किया? 3 भारतीय पे 1 ब्रिटिश कर दिया, मतलब भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई। तो ये बंगाल में ऐसी थी, 6-1 से लेकर के चेंज कर दिया कितने पे? 3-1 में। वहीं मद्रास और बम्बई में क्या प्रतिशत था? आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका प्रतिशत क्या रहा था ब्रिटिश और भारतीयों का मद्रास में सिपाहियों के रेशियो को लेकर के। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अंततः एक और तथ्य आपके बीच में है यहाँ पे, जो कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। 1857 से रिलेटेड यहाँ पे देख लें। महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट होने वाला है आपका टॉपिक। ये नाना साहब से पूछा जाता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदू पंत। और ये नाना साहब जो है मुख्य रूप से बहादुर शाह जफर का जो है, ये अपना खुद को बहादुर शाह जफर का गवर्नर नियुक्त कर लिया था स्वयं। नाना साहब ने खुद को बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे उसका गवर्नर नियुक्त किया था। कौन? नाना साहब अपने आप खुद को नियुक्त कर लिया था कानपुर के क्षेत्र में। उसके बाद ये नाना साहब जो हैं बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे उसके दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र थे, जिसके कारण नाना साहब का पेंशन यहाँ पे डलहौजी ने बंद कर दिया था। और प्रमुख सलाहकार इनका जो है नाना साहब का अजीमुल्लाह खां थे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब का प्रमुख सलाहकार कौन थे? अजीमुल्लाह खां। उसके अलावा इसके मुख्य सेनापति थे। मुख्य सेनापति कौन थे?
तात्या टोपे। तात्या टोपे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये तात्या टोपे 1857 में सबसे अंत में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि 18 अप्रैल 1859 में इसे फांसी दी गई थी। सबसे अंत में विद्रोहियों में, सबसे अंत में 1857 के विद्रोहियों में तात्या टोपे की मृत्यु हुई थी। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी, क्योंकि इनके ही तात्या टोपे के एक मित्र मान सिंह ने इसे धोखा दिया था और इसे पकड़वाया था। मान सिंह ने, इनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम यदि जाने तो रामचंद्र पांडुरंग है, जिसका जन्म एओला गांव महाराष्ट्र में हुआ था। और ये छापामार युद्ध में काफ़ी निपुण थे, छापामार युद्ध में काफ़ी निपुण थे। और इसके रिगार्डिंग अपना एक हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय बनाया था अपने सिपाहियों का, जो कालपी बुंदेलखंड में है। कालपी बुंदेलखंड में तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था अपने सिपाहियों के लिए। इसके अलावा 2 तथ्य और हैं यहाँ पे, जिसको देख लें, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, वहाँ से छूटेंगे नहीं। अंत में देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में जन्म हुआ था, जो कि वाराणसी के गोल घर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी, पूछा जाता है तो 17 जून 1858, डेट नहीं पूछेगा, जन्म स्थान पूछता है। जन्म हुआ था वाराणसी गोल घर में, यूपी में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई थी, जहाँ पे ग्वालियर के राजा ने गद्दारी किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ ग्वालियर में ही इनकी समाधि है। तो जन्म हुआ वाराणसी गोल घर में और मृत्यु हुई ग्वालियर के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनकी समाधि है ग्वालियर में। और इनकी उस समय मात्र 23 वर्ष की आयु थी। इस 23 वर्ष की आयु में अपने आप को न्यौछावर कर दी थी अपने देश के लिए। इनका मूल नाम जो है, मूल नाम देख लें यदि, मूल नाम इनका मूल नाम जो है मणिकर्णिका है, और इनके पति का नाम है गंगाधर राव। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि मूल नाम क्या? मणिकर्णिका और गंगाधर राव इनके पति का नाम। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके लिए, जो कि एक लंबा टॉपिक था और एक ही वीडियो में मुझे करना था, इसलिए आपके लिए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। सबसे पहले, अब तो सारे युद्ध लगभग आधुनिक भारत के खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का लाएंगे, जहाँ से आगे का रोड मैप हम लोगों का तैयार होगा कि कहाँ आगे पढ़ना है और कितना हमने पढ़ लिया, इसके बारे में हम लोग लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।